नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में 13 नवंबर 2015 को इवनिंग शिफ्ट में एक पेपर सामान्य ज्ञान का, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो क्लास में। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्राम विकास से संबंधित प्रश्नों पे, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पे, और इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग चकबंदी लेखपाल से संबंधित वीडियो पर भी चर्चा कर चुके हैं, उनके प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो भी मित्र हमारे नए हैं वो इसी चैनल के एक प्लेलिस्ट में लेखपाल ओल्ड पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल में क्या अंतर है, पाठ्यक्रम क्या है, प्रश्नों की प्रकृति कितनी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, ये सारे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं संपूर्ण व्याख्या सहित। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सामान्य ज्ञान पार्ट 1 इवनिंग शिफ्ट में। ये ध्यान रखेंगे कि इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था हम लोग उस प्रश्न पत्र पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट से ये क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि नेशनल मूवमेंट हमें जानना चाहिए, उसमें भी गांधी जी का इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें जानना चाहिए। तो गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन है 1940, 1942, 1945, 1946। देखिए, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप पेपर पेन लेकर के साथ साथ चलिए। मैं यहाँ से प्रश्न डिलीवर कर रहा हूँ, आप आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा। आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा, हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, एक बड़े शायर ने कहा है कि कुछ अच्छा लगे तो तारीफ़ कर दिया करो साहब, अल्फाजों को तारीफ़ से बड़ी मदद मिलती है। चलिए, अब हम लोग अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? ये इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर है कि गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को पास किया, स्वीकार किया था, और इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस हिसाब से ऑप्शन भी सही है 1942। और ये आंदोलन अपने आप में अभूतपूर्व आंदोलन रहा। ठीक है, फिलहाल हम लोग आंदोलन के प्रकृति पे चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, इसमें गदर क्रांति में एक दो चीज़ें आएंगी। पहले ऑप्शन हम लोग देख लें कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना ये कारण था, या ये कारण था कि करतार सिंह सर्राफा को फांसी दी गई, या कामागाटा मारू प्रकरण की घटना, या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन प्रमुख कारण है? तो गदर क्रांति के बारे में आप लोग जान लें कि गदर क्रांति सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल जी ने इसकी स्थापना की। तो गदर क्रांति देश के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, बंगाल विभाजन के बाद जो भारतीयों का आत्मसम्मान जगा था और वो देश के प्रति जो क्रांतिकारी थे, भले ये आंदोलन बहुत आम जनमानस में लोकप्रिय रहा हो न रहा हो, लेकिन देश के बाहर भी अब क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थी। और चूंकि ये क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जैसे लोग थे इन गतिविधियों में, और कई तरीके के इस कार्यकाल में कई तरीके के काम भी हुए। किंग्स फोर्ट पे हमला हुआ, बम फेंका गया, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया, मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायरिन की हत्या कर दी। तो ये जो कालक्रम था यह क्रांतिकारियों का कालक्रम था। और चूंकि गदर पार्टी की स्थापना देश के बाहर होने के बावजूद विदेशों में, यूरोप में और अमेरिका के कई देशों में इसका नेटवर्क फैला था, और उसी समय जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो इस पार्टी के लोगों ने ये सोचा, गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने ये सोचा कि नहीं, अभी हमारा जो शत्रु है जिसके खिलाफ हमें लड़ना है, ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध में उलझी हुई है, परिणाम स्वरूप हमें युद्ध करना चाहिए क्योंकि वो इधर ध्यान नहीं देंगे। ये अवसर था। लेकिन कामागाटा मारू प्रकरण, तो अब कामागाटा मारू प्रकरण को समझ लिया जाए कि कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने 1914 में किराए पर लिया था।
और इस जलयान के द्वारा 351 यात्री 26 सितंबर 1914 को ये हुगली पहुंचा। हालांकि ये जो जलयान था इससे यात्री कनाडा गए हुए थे, लेकिन वहां जब इनको नहीं उतरने दिया गया तो ये वापस आए और जब बजबज बंदरगाह पर ये पहुंचता है तो इस जहाज के पहुंचने पर इन लोगों की तलाशी हुई और तलाशी होने के बाद ये परिणाम हुआ कि यात्रियों में और वहाँ पुलिस में संघर्ष हो गया और उस संघर्ष का परिणाम ये था कि 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए। तो एक तो वो अवसर था प्रथम विश्व युद्ध, लेकिन कामागाटा-मारू प्रकरण ने चूंकि कारण उपलब्ध करा दिया इसलिए इसका ऑप्शन ये सही होता है कि कामागाटा-मारू प्रकरण ये कारण था, लेकिन आयोग ने प्रथम विश्व युद्ध के अवसर को ही प्रमुख कारण माना है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसको हम लोग देख लें। ऑप्शन क्या है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और रक्त का पंपन। ये 4 ऑप्शन है। इसके सही ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कि मेरुरज्जु का जो प्रमुख कार्य है वो ऑप्शन सी परिभाषित करता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है और मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। ये तो हो गई इसकी संरचना। अब इसके कार्य क्या है कि मेरुरज्जु के चारों ओर ड्यूरोमेटर, आर्कनाइड और पायमेटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य हैं। ये कौन कौन से कार्य हैं? हमने संरचना जाना, अब कार्य जान ले। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। यह मस्तिष्क में आने वाली उद्दीपनों का संवहन करता है। ये इसके मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन है राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या लोकसभा। उपराष्ट्रपति को इसके कार्यकाल के खत्म होने से पहले कौन हटा सकता है? ऑप्शन है राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति और लोकसभा। कमेंट बॉक्स में आप लोग साथ साथ चलते रहें, जवाब देते रहें। ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल इसी एग्जाम के लिए वो रजिस्ट्री करवा दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नॉलेज बैंक को, नॉलेज लेवल को भी चेक करते हैं। ये आप स्वयं असिस्ट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर ए। आंसर ए में क्या ऑप्शन था कि यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। फिर से एक बार समझना होगा हमें कि यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया और लोकसभा ने स्वीकार कर लिया, तो क्या परिणाम होगा कि उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन यह है कि इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम कितने दिन पूर्व दी जाए? 14 दिन पूर्व दी जाए। यानी कि कंक्लूजन ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को पदच्युत एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के द्वारा कर सकती है और वो प्रक्रिया ये है कि उपराष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले सूचित किया जाए। सूचित करने और ये सूचित क्या करेगी कि राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों, जो समस्त सदस्य हैं, उन सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए। और ये प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होने के बाद यदि लोकसभा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, लोकसभा ने स्वीकार कर लिया, तो क्या होगा कि अब उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। तो ये शक्ति किसमें निहित हो गई? राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रशांतक औषध के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यदि आप बीमार हैं और या कोई इस तरीके की समस्या है और तो उसको शांत करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का, एस्पिरिन का, एम्पिसिलिन का या वैलियम का? आइए इसका आंसर देखते हैं कि प्रशांतक औषधि किसको कहते हैं। डी, प्रशांतक औषधि का प्रयोग मानसिक
तनाव कम करने के लिए किया जाता है और इसके लिए सामान्यतः वैलियम नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। वैलियम का प्रयोग किस में होता है? मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्रशांतक औषधि के रूप में वैलियम का प्रयोग होता है, चूंकि ग्लूकोज का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। ये आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे, मैं वेट करता हूँ। आप एक बार फिर से प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। आइए इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं। आंसर बी, मोहिनीअट्टम केरल से, ओडिसी उड़ीसा से, यक्षगान कर्नाटक से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। उत्तर प्रदेश से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? इसका उत्तर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? एनडीपीएमपी या एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी या एनएनपीएफसी? आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। डी, इसका डी आंसर होगा कि राष्ट्रीय आय को एनएनपीएफसी कहा जाता है। भारत की आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में करने का प्रयास किया था। नौरोजी पहले ऐसे सदस्य थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने धन के बहिर्गमन का भी सिद्धांत दिया था और ये पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास किया और नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग के बराबर होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। अब देखिए एक सीधा सा प्रश्न हमारे ये अब नदियों से आ रहा है। देखिए नदियों के विषय में आपको विस्तार से पढ़ना हो, चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन ज्योग्राफी में, उसमें नदियों के विषय में एक वीडियो ही कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। आप वहां जाकर के पूरे विस्तार के साथ उस वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रश्न है यहाँ की काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? नदियों का नाम दिया है महानदी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। पूछ रहा है कि इन चारों नदियों में काबिनी, हेमवती और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तर है सी कि कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकल करके 805 किमी लंबी तथा 87,900 किमी क्षेत्र में बहती है। इसका ये जल अधिग्रहण क्षेत्र 87,900 किलोमीटर का है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हेमवती, काबिनी, अमरावती, सिमसा, लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी। और ये नदी शिव समुद्रम नामक एक प्रसिद्ध जलप्रपात का भी निर्माण करती है। मित्रों एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में नदियों से संबंधित आपको कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का पूरा वीडियो लेक्चर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? नहीं, आपके दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई का नाम आ रहा होगा, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। कस्तूरबा गांधी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हजरत महल। तो इसमें ये तीन नाम मुझे लगता है कि 1857 की क्रांति में आपको सुनने को नहीं मिले होंगे। और यदि रानी लक्ष्मीबाई का नाम नहीं है और ये तीन नाम 1857 की क्रांति के समय में नहीं थे, तो निस्संदेह ये नाम एकमात्र बच रहा है जो इंडिकेट करेगा 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बेगम हजरत महल थी। और बेगम हजरत महल ने कहाँ से भाग लिया था इस स्वतंत्रता विद्रोह में, महान क्रांति में? लखनऊ से इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? समान प्रावस्था, एक ही कण में इस तरीके से ये कण बिखरे हुए हैं और इन कणों में निकटतम कण, इसके सबसे नजदीक कण ये है और इसमें जब
कंपायमान होती है, ये दोनों माध्यम के बीच में जब कंपायमान होती है तो ये कंपन किसके द्वारा पहुंचता है? तरंग के द्वारा। तो यहां पूछ रहा है कि ऑप्शन तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग या आयाम, किसके, ये क्या कहलाता है? ये दो कणों के बीच की दूरी कैसे कवर होती है, क्या कहलाता है ये? तो इसका ऑप्शन होगा ए, तरंग दैर्घ्य। तरंग गति से समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क, खाली जगह है, ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क का अर्थ यह है कि वह कौन सा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। कि शहरों के बाहर यदि आर्थिक सुअवसर बनाया जाए तो कौन सा मॉडल है जो शहरी आधारभूत संरचना, जिसकी संरचना शहरी हो, और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में भी, मतलब ये संरचना और सेवा दोनों को ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। वो मॉडल कौन सा है? महालनोबिस या PURA पूरा या गांधीवादी या LPG, ये चार ऑप्शन है। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, उत्तर होगा इसका बी, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा। PURA फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरिया। PURA का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरिया। मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। चूंकि इस अवधारणा को किसने शुरू किया था? पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। इस अवधारणा को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। नेक्स्ट, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? प्रश्न बड़ा सिंपल है, कोई जटिल प्रश्न नहीं है, लेकिन इसी के आधार पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अभी आप ऑप्शन देख लें कि नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मासीनाम मेघालय, चंबा और हिमाचल प्रदेश। मेरा प्रश्न ये है, इसका उत्तर आपके पास है, मुझे पता है। कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर देते रहें। मैं लगभग सबके कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, करता भी हूँ, और मैं सबके कमेंट पढ़ता भी हूँ। तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मासीनाम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि वार्षिक वर्षा उसी जगह क्यों होती है? यदि आपके पास आंसर है तो ठीक है, यदि आंसर नहीं है तो इंडियन ज्योग्राफी में आप जा करके प्लेलिस्ट पर इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जलवायु और मानसून की यांत्रिकी देखेंगे, आपको ये प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाएगा जो मैंने पूछा आपसे। अब देखिए, मासीनाम मेघालय सर्वविदित है, सबको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा देश है, दूसरा स्थान है? चार देश आपके सामने दिए हुए हैं और ये सीधा सा प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस देश का धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? चीन, रूस का, या USA का, या भारत का? आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो आंसर डी होगा, भारत का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है, चीन का प्रथम स्थान धान उत्पादन में है, जहां मीट्रिक टन ये धान की पैदाइश है, और इंडोनेशिया का तीसरा तथा बांग्लादेश का चौथा स्थान है। मतलब एशिया के जो देश हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में, लोकनायक, अब चूंकि नाम हम लेते लेते रुके, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है, CF एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास और आशुतोष मुखर्जी। मुझे लगता है कि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान ऑप्शन भी था। इसका आंसर भी आपके पास होगा कि लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, और संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। ये एक कथन है। देखिए, कथन के साथ ये प्रश्न को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको समझने की जरूरत है, प्रश्न की साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। ये यदि हम लोग समझ गए तो प्रश्न
का उत्तर हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है। वो 5 राज्यों में, लेकिन अब ये एक कथन हो गया कि आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक, ये जो 4 राज्य दिए हैं इसमें कौन सा एक ऐसा है जो 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से एक नहीं है। इसका मतलब कि इसमें से एक यदि उस घनी जनसंख्या वाले में से नहीं होगा तो बाकी 3 तो उन 5 राज्यों में शामिल होंगे जो भारत की आधी जनसंख्या को अपने एरिया में रखते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग देख लें, इसका आंसर देख लें तो इसका सीधा सा आंसर है सी, यानी कि केरल वो राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में, 5 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में रहती है। इसमें केरल नहीं है, इसमें केरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। नाम दिया है बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। देखिए ये इस तरीके के जब प्रश्न आते हैं सामने तो इसका आंसर खुद इसमें छुपा हुआ रहता है। महात्मा गांधी, अहमदाबाद मिल आंदोलन, चंपारण, खेड़ा आंदोलन, तो महात्मा गांधी वहां से जुड़े। BR अम्बेडकर दलित आंदोलन से जुड़े। अल्लूरी सीताराम राजू चूंकि ये भी दक्षिण भारत से जुड़े। अब एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचता है बाबा रामचंद्र का। आइए देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं हम लोग। तो आंसर है ए, यस, अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्होंने जमींदारी प्रथा के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने की पहल की। चूंकि ये सन्यासी के भेष में रह करके सभाएं आयोजित करते थे, रामचरितमानस के पाठ के द्वारा किसानों को जागृत करते थे और संगठित करते थे। और इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में एक बहुत बड़ी सफलता मिली कि प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन बनाया गया, अवध किसान सभा। इनके प्रयास से 1920 में प्रतापगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मशरूम किसके उदाहरण है। मशरूम का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। मशरूम क्या है, विषाणु का उदाहरण है, लाइकेन का है, या शैक का, या फंजाई कवक का उदाहरण है, या बैक्टीरिया जीवाणु का उदाहरण है। आइए इसका आंसर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर है सी, मशरूम फंजाई कवक का उदाहरण है। मशरूम का उपयोग खाने में किया जाता है। चूंकि यह एक कोशिकाई जंतु है, यह खाने योग्य भी है और इसमें कुछ विषैले भी जहरीले पदार्थ, जहरीले तरीके के दो तरीके के मशरूम पाए जाते हैं। अब आइए एक सीधा सा प्रश्न हम लोगों के दिल्ली मेट्रो से, तकनीकी से, देश के विकास की अवस्था से कि दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी। दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन चल रही है ड्राइवर रहित, वो पहली ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई। रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया या USA। जरा गेस करें आप लोग। ये करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है ना। ठीक, आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई। इसे दक्षिण कोरिया के चांगवान जगह पर बनाया गया, निर्मित किया गया। और भारत में इसे कब लाया गया, 5 जून 2015 को भारत में इसका उद्घाटन होता है। और यह मेट्रो ट्रेन कैसे चलती है, इसका रूट क्या है। मजलिस पार्क से शिवबहार और जनकपुरी से पश्चिमपुरी बाटेक्निकल गार्डन तक चलाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। पंचायती राज के विषय में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसके पूर्व के वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे। तो पहला राजस्थान और महाराष्ट्र है, या राजस्थान और पश्चिम बंगाल है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, या राजस्थान और पंजाब है। आइए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। तो आंसर है सी, पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है।
प्रश्न थोड़ा सा आपको उलझा हुआ लग सकता है, प्रश्न थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन प्रश्न ये कर रहा है कि यदि ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर जो भारत है ऐसे, ये भारत कितना प्रतिशत है, भारतीय भूभाग कितना प्रतिशत है संपूर्ण पृथ्वी के भूभाग का, भूमंडल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 3.4%, 4.4%, 5.5% और 2.4%। इसका आंसर हम लोग देखेंगे, भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा है, और चूंकि संपूर्ण पृथ्वी पर जलीय भाग 71% है, 29% भाग धरातल। अब इस 29% को हम 100% मान ले तो 2 पॉइंट ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? कलिंग का प्रसिद्ध आक्रमण अशोक का, इसके बाद अशोक ने एक हिंसा न करने का, युद्ध न करने का प्रण किया और उसे जीवन भर निभाया भी। बौद्ध धर्म बुद्धम शरणम गच्छामि, यहाँ से इसका नारा था। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी या पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी या तोसली थी? 16 महाजनपदों के विषय में यदि आप लोग पढ़े हैं प्राचीन इतिहास में, 16 महाजनपद यदि आप पढ़े हैं तो उज्जैन की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। पाटलिपुत्र चूंकि स्वयं मगध की राजधानी थी, तक्षशिला काबुल कंधार, अब तोसली कलिंग यानी आधुनिक उड़ीसा। अब आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो आंसर डी, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, ये प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो उसके 13वें शिलालेख में उसका प्रमाण मिलता है। और इसी युद्ध के बाद जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। इसी के साथ ये इवनिंग शिफ्ट का सामान्य ज्ञान का जो सेशन रहा हम लोगों का, प्रश्नोत्तर श्रृंखला का, हम लोग इसके प्रश्नों को व्यापक तरीके से देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मित्रों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे हम लोग इसके अगले वीडियो में। नमस्कार।